हेलो बच्चों, चलिए आज पढ़ लेते हैं बीएससी थर्ड सेमेस्टर फिजिक्स का एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक मूविंग कॉइल वेलोसिटिक गैल्वेनोमीटर। क्या होता है, इसकी रचना क्या होती है, इसका सिद्धांत क्या होता है, इसकी क्रिया विधि क्या होती है, आज सब कुछ इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है तो छोड़ना बिल्कुल नहीं है। यूनिट थर्ड है टाइम वेरिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स एंड पेपर का नाम तो आपको एक जवानी से याद है ही, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी एंड मॉडर्न ऑप्टिक्स। चलिए फिर मैं एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स स्टार्ट करवा देता हूं और छोड़ना मत इस टॉपिक को, ये पेपर में एक लॉन्ग क्वेश्चन में पूछता है। ओके सर, डाल दो हेडिंग डाल दो भाई सबके सब। ओके डालो हेडिंग, मैं इंग्लिश में डलवा रहा हूँ हेडिंग। मूविंग ठीक है सर, कॉइल ओके, मूविंग कॉइल वेलिस्टिक ठीक है, वेलिस्टिक ठीक है, गैल्वेनोमीटर आ तो गया यार, गैल्वेनोमीटर नाम तो बहुत शानदार है। हिंदी में चाहो तो हिंदी में भी लिख लो, चल कुंडल वेलिस्टिक धारामापी ठीक है, चल कुंडल वेलिस्टिक धारामापी। ओके होता क्या है, ये होता क्या है और कहाँ इसकी हमें ज़रूरत पड़ी, और ये पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, छोड़ना बिल्कुल नहीं है। ओके सर भाई, है तो जो भी है तो ये तो ध्यान देना, यह एक ऐसा उपकरण होता है या यह एक ऐसा धारामापी होता है जो अल्प अवधि में कुंडली से गुजरने वाले आवेश की मात्रा को मापता है। ये ध्यान देना, यहाँ पर क्या आगा, ये लाइन पर फोकस करना है, अल्प अवधि यानी कि शॉर्ट ड्यूरेशन, या आप बोल सकते हो शॉर्ट टाइम ठीक है, इंटरवल है ना। तो अल्प अवधि ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, यानी कि अल्प अवधि में ठीक है कुंडली से गुजरने वाले आवेश को फाइंड करता है, यानी कि आवेश की मात्रा को मापता है। अल्प अवधि में कुंडली से गुजरने वाले आवेश की मात्रा को मापता है कौन, हमारा मूविंग कॉइल वेलिस्टिक गैल्वेनोमीटर। ऐसे करके लिख लो, ये हमेशा याद रहेगा, कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे। तो मैं लिख दे रहा हूँ कि यह है, हाँ सर यह एक ऐसा उपकरण है, ज़्यादा बड़ा है नहीं, यह एक ऐसा ठीक है सर, यह एक ऐसा उपकरण है। उपकरण की जगह ना धारामापी ठोको, सही है, यह एक ऐसा धारामापी होता है ठीक है, यह एक ऐसा धारामापी होता है। ओके सर ओके, जो अल्प अवधि में, लाइन पे फोकस करना बेटे, मैंने बोला अल्प अवधि या सूक्ष्म समय अंतराल ठीक है, वैसे अल्प अवधि सही रहता है, सूक्ष्म समय अंतराल की जगह जो अल्प अवधि में ठीक है कुंडली से गुजरने वाले, लाइन पे ध्यान देना, कुंडली से गुजरने वाले ठीक है, कुंडली से गुजरने वाले आवेश की मात्रा को मापता है, आवेश की ठीक है सर मात्रा को मापता है, खुश मात्रा को मापता है। भाई ये छोटी सी डेफिनेशन थी हमारी मूविंग कॉइल वेलिस्टिक गैल्वेनोमीटर की, मापता है। ओके अच्छा, ये किस सिद्धांत पर आधारित है, वही इसका कोई ना कोई तो सिद्धांत होगा। अरे यार ये किस सिद्धांत पर आधारित है, अभी रचना करवाऊंगा, ध्यान दो पहले। तो ये जो होता है ना, ये जो होता है, ये होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, समझ लो, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। ध्यान देना काय पर आधारित है, यानी कि यह है ठीक है विद्युत चुंबकीय, ओके विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। अब आप सोच रहे होंगे कैसे, अरे यार क्रिया विधि में सब चल जाएगा पता कैसे, यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कैसा है बेटा, आधारित है। और आपको एक पॉइंट पे ध्यान दे रहा हूँ, एक पॉइंट पे ध्यान देना, आधारित है। आपने पढ़ रखा कि जब किसी कुंडली में धारा प्रवाहित की जाती है तो कुंडली पर बल अघूर्ण कार्य करता है, और यह बल गुण कुंडली को घुमाने का प्रयास करता है, जिससे कुंडली घूमना प्रारंभ कर देती है ठीक है, ये आपने पढ़ा है ना। अरे यार ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। जब एक छोटी सी लाइन हो रहा है, बस एक लाइन लिखवा रहा हूँ, ज़्यादा नहीं, जब किसी कुंडली में धारा प्रवाहित की जाती है, ध्यान देना, जब किसी कुंडली में धारा प्रवाहित की जाती है, धारा प्रवाहित की जाती है, बेटा लिखना पड़ेगी, थ्योरी है, जब किसी कुंडली में धारा प्रवाहित की जाती है। ओके सर, जब किसी कुंडली में धारा प्रवाहित की जाती है तो कुंडली पर क्या होता है, बल अघूर्ण कार्य करता है, कुंडली पर बल अघूर्ण यानी कि टॉर्क जिसे आप बोलते हो, बल अघूर्ण का बहुत अहम रोल है इसमें, हर जगह बल अघूर्ण आएगा। तो कुंडली पर बल अघूर्ण ठीक है कार्य करता है
जिससे कुंडली घूमने लगती है, ठीक है, जिससे कुंडली क्या करने लगती है भाई, जिससे कुंडली घूमने लगती है, जिससे कुंडली घूमने लगती है, ठीक है, घूमने लगती है। अब जो घूमने का डिफ्लेक्शन एंगल होता है ना, कुंडली घूमने लगती है। अब जो हमारे पास कोण होता है, घूर्णन कोण, लाइन पे ध्यान देना बेटा, यही बहुत मेन फैक्ट है। इसको मैं अलग से लिख रहा हूँ, ठीक है, ये मेन फैक्ट है, ध्यान देना। जो मेरे पास थीटा होगा, घूर्णन कोण, ये विक्षेप होगा। घूर्णन कोण जो होता है ना, वो प्रवाहित आवेश के, ठीक है बेटा ध्यान दो, प्रवाहित आवेश के समानुपाती होता है। प्रवाहित आवेश के कैसा होता है, समानुपाती होता है। ये लाइन पे फोकस करना, समानुपाती होता है, ये आपको एक होता है, ठीक है। यानी कि जो थीटा होता है ना, थीटा यानी कि जो घूर्णन कोण होता है, ये घूर्णन कोण जो होता है वो प्रवाहित आवेश के समानुपाती होता है। और इसी चीज़ के लिए हम मारामारी करेंगे, ठीक है, इसी चीज़ के लिए क्या करेंगे, हम आगे मारामारी करेंगे, रचना करेंगे, क्रियाविधि पढ़ेंगे। सब किसके लिए, ये प्रूफ करने के लिए कि जो आवेश होता है वो घूर्णन कोण यानी कि विक्षेप के कैसा होता है, समानुपाती होता है। थीटा को आप विक्षेप भी बोल सकते हो। जितना ज़्यादा विक्षेप होगा उतना ज़्यादा आवेश प्रवाहित होगा, जितना कम विक्षेप होगा उतना कम आवेश प्रवाहित होगा। तो मेनली पॉइंट पे इस पर ध्यान देना है, Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा, ठीक है। तो ये होता क्या है भैया, अल्प अवधि में कुंडली से गुजरने वाले आवेश की मात्रा को मापता है। दूसरा पॉइंट सिद्धांत जो होता है, घूर्णन कोण जो होता है यानी कि उत्पन्न विक्षेप जो होता है कुंडली में, उत्पन्न विक्षेप वो प्रवाहित आवेश के कैसा होता है, समानुपाती होता है। इस चीज़ के लिए हमें बहुत मारामारी करनी है। समझ में आया, कंप्लीट राइट, ओके ओके, ठीक है। यहाँ तक का जल्दी फास्टली स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद मैं रचना करवाता हूँ, क्योंकि यार रचना में डायग्राम बनेगा, इसीलिए इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको मैं हटा देता हूँ। इस पर ध्यान देना, अल्प अवधि जो है ना, ये बहुत काम की अल्प अवधि है, ठीक है। ये आप बोल सकते हो सूक्ष्म समय अंतराल में, ठीक है, ओके ओके। सिद्धांत हो गया, ठीक है। करना क्या है ये समझ गए, ये हमारा लक्ष्य मिल गया कि हमें इस लक्ष्य पे पहुंचना है। अरे भाई आप पढ़ाई कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो, कोई तो लक्ष्य होगा आपका, कोई तो टारगेट होगा। जब तक आपका टारगेट निर्धारित नहीं होगा तब तक आप उस टारगेट तक पहुंच ही नहीं सकते हो, तब तक आप कुछ कर ही नहीं सकते हो, आप अपने मार्ग से बिछड़ जाओगे। इसीलिए अगर कामयाबी चाहते हो तो एक टारगेट बना लो कि मुझे यहाँ पहुँचना है, चाहे उसके लिए मुझे दिन रात एक क्यों ना करनी पड़ जाए। समझ गए, टारगेट बना लो बस, टारगेट होना बहुत जरूरी है लाइफ में। चलिए देखते हैं आगे, ठीक है। यानी कि एक दिन में मंजिल नहीं मिलती, पर एक दिन जरूर मिल जाती है, समझ गए। चलिए अब आगे देखते हैं। अच्छा रचना करवा दूं मैं इसकी, सब भाई लोग तैयार रचना करने के लिए, ओके। कंस्ट्रक्शन बोलते हैं इसको इंग्लिश में। चलिए तो सबसे पहले तो मैं एक आयताकार कुंडली बना लेनी है, ठीक है, इस टाइप से, ज़्यादा बड़ा नहीं। डायग्राम जो बनेगा वो 2.5 ग्राम बनेगा, ठीक है, डायग्राम जो बनेगा वो 2.5 ग्राम बनेगा। और ये 2.5 ग्राम कैसे बनेगा वो भी हम चेक कर लेते हैं। सबसे पहले आप इस टाइप से, ये ओके भाई। ये मैंने लिया है एक कुचालक फ्रेम, ठीक है। ये क्या, ये आयत है, वर्ग है, क्या भाई, व्रत है, आयत है, वर्ग है, क्या है ये, अरे सर हमें तो व्रत दिखाई दे रहा है, ये आयत है, ठीक है। तो कुंडली इसमें एक आयताकार होती है। ये मेरे पास क्या, किसी कुचालक पदार्थ का बना फ्रेम है, और इस पर मैं क्या करूँगा, लपेट दूंगा तांबे के तार के अनेक फेरे। इस पर मैं क्या करूँगा सर, तांबे के तार के अनेक फेरे लपेट दो। लो, तांबे के तार के अनेक फेरे लपेट के भी आपको चैन नहीं पड़ी तो फिर कब पड़ेगी भाई। डायग्राम बना रहा हूँ, ध्यान देना है, जैसे जैसे बना रहा हूँ वैसे वैसे आपको भी बनाते रहना है, ठीक है, ओके ओके ओके। ये ओके, तो ध्यान देना, ये जो है ना, मैंने ये जो शो करा है, ये शो करा है कॉपर, आप लिख सकते हो, चलो COPPER, कॉपर वायर, ठीक है, ठीक, कॉपर वायर। और ये क्या है मेरे पास, फ्रेम हो गया मेरा, ठीक है, ये क्या हो गया, फ्रेम हो गया, ओके, ठीक है। अच्छा ठीक है, अब सबसे पहले क्या लिखना है आपको, पहला पॉइंट ये लिखना है कि इसमें क्या होती है, एक आयताकार कुंडली होती है, ठीक है। इसमें क्या होती है, एक आयताकार कुंडली होती है। चलिए लिख देते हैं रचना में। भाई डरो मत यार, तुम मेरे साथ हो, पहला पॉइंट है ये हमारा। इसमें होता क्या है, इसमें एक आयताकार कुंडली होती है, इसमें एक आयताकार कुंडली होती है, ठीक है सर, इसमें एक आयताकार कुंडली होती है। सर आप जो करवा देंगे वो हम कर लेंगे, ठीक है। आपने कह दिया आयताकार कुंडली होती है, हमने मान लिया, क्योंकि आप तो अनजान है ना,
आपको क्या चाहिए? ज्ञान चाहिए, यही तो विज्ञान है, किसी चीज़ के बारे में जानना। इसमें एक आयताकार कुंडली होती है। अब इसे बनाओगे कैसे? अरे इसे बनाओगे कैसे? जिससे कुचालक फ्रेम पर, ध्यान देना, जिससे कुचालक फ्रेम पर, ओके, जिससे कुचालक फ्रेम पर, ठीक है, तांबे के, ओके, तो तांबा कॉपर होता है ना, तांबे के तार के अनेक फेरे लपेटकर बनाया जाता है। अनेक फेरे लपेटकर बनाया जाता है। पहला पॉइंट कंप्लीट, लपेट कर बनाया जाता है, ठीक है, बनाया जाता है, ओके ओके ओके, ठीक है। तो इसमें एक आयताकार कुंडली होती है जिससे कुचालक फ्रेम पर तांबे के तार के अनेक फेरे लपेटकर बनाया जाता है। बन गई? बोलो जय हिंद जय भारत। ऐसी बन जाती है। अरे मेरे साथ हो तो ऐसे बना देंगे। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट में मैं डायग्राम के हिसाब से लिख रहा हूँ थ्योरी, ठीक है, और कोई फालतू थ्योरी लिखनी नहीं है। अब क्या करना है कि यहाँ पर ना एक अपर स्प्रिंग लगा हुआ होता है, एक लोअर स्प्रिंग लगा हुआ होता है, लेकिन हर एक बुक में अपर स्प्रिंग को हटा दिया गया है, ठीक है। खाली डायरेक्टली यहाँ पे एक अवतल दर्पण लगा देते हैं कि यहाँ पर जो है आप एक अवतल दर्पण का यूज़ कर लो विक्षेप को दिखाने के लिए। इसको बोला जाता है मिरर। बोलो बेटे क्या बोला जाता है? मिरर। सही है सर। मिरर मतलब दर्पण जिसमें आप अपना चेहरा देखते हो सुबह सुबह उठ के, ठीक है, वो वाला मिरर। चलो ये दर्पण हो गया हमारा। अब इस दर्पण जो होता है ना, इस दर्पण को हम क्या करते हैं, इस फास्फर ब्रॉन्ज की पत्ती के साथ जोड़ते हैं, लटका देते हैं, ठीक है। ये क्या, कौन सी पत्ती है? ये फास्फर, ठीक है, फास्फर, ठीक है, फास्फर, ओके ओके ओके, फास्फर ब्रॉन्ज की पत्ती, ब्रॉन्ज का बायर बोल दो, फास्फर ब्रॉन्ज बायर, ठीक है, आप बायर भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फास्फर ब्रॉन्ज बायर या फास्फर ब्रॉन्ज की पत्ती, ठीक है। फिर ये जो है ना, ये इसको बोलते हैं मरोड़ टोपी। यहाँ पर इसको अटैच कर दो, यहाँ पर इसको मैंने क्या कर दिया बेटा, अटैच कर दिया। तो ये होता है तुम्हारे पास टॉर्सन हेड, ठीक है। ये क्या है बेटा? टॉर्सन हेड। ये क्या है? टॉर्सन हेड। बेटा नाम बड़ा जरूरी है। फिर आ गया हमारा टर्मिनल T1, जहाँ से धारा अंदर प्रवेश करेगी, ठीक है। ये मेरे पास क्या है? टर्मिनल T1, ठीक है। ये टर्मिनल T1 हो गया, जहाँ से धारा क्या होगी? अंदर प्रवेश करेगी और ऐसे होते हुए ऐसा करके निकल जाएगी। बस अब पहले इसके बारे में लिख दो। और एक चीज़ और है, इसको मैं क्या करूँगा, एक शक्तिशाली चुंबक के ध्रुवखंड, ये वाले, ये क्या है बेटे? ये है शक्तिशाली, यानी कि प्रबल चुंबक के बेलनाकार ध्रुवखंड, प्रबल चुंबक के बेलनाकार ध्रुवखंड। अच्छा कौन बताएगा ये पृष्ठ अवतल है या उत्तल है? जल्दी बताओ। बीएससी में पढ़ लो, 12th क्लास पास करके आए हो। ये पृष्ठ कौन से हैं? बेलनाकार तो मैं समझ गया, लेकिन ये पृष्ठ है कौन से? अवतल या उत्तल? कौन बताएगा? जल्दी बताओ, फास्टली बताओ। अरे ये पृष्ठ भाई अवतल है। ये पृष्ठ कौन से है हमारे? अवतल पृष्ठ तो है, दबा पड़ा है, दबा अवतल पृष्ठ है। चलिए इसकी शोभा बढ़ाने के लिए, ठीक है, साइंटिस्ट लोगों ने क्या करा, बोले इसको जो है ना थोड़ा सा ऐसे कर दोगे तो बड़ा मज़ा आएगा, ऐसे कर दोगे ना तो अच्छा लगेगा। चलिए फिर हमने भी ऐसे करना शुरू कर दिया। बोले लो भैया, ऐसे करना शुरू हमने भी कर दिया। ओके ओके ओके, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर इधर को भी मन मुटाव मत करो, दोनों तरफ एक जैसा करो, ठीक है, वरना एक तरफ का नाराज़ हो जाएगा। इधर के भी ऐसे कर दो, सेम टू सेम, ये ठीक है, ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, और फिर ये, और फिर ये, फिर ये। अब ये सिरा कौन सा है? नॉर्थ, और ये सिरा कौन सा है? साउथ। अब जहाँ नॉर्थ और साउथ मिले, ठीक है, वहाँ पे बन गया हमारा एक चुंबक। तो ये क्या? एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है, यानी कि पावरफुल विद्युत चुंबक होता है हमारा ये। तो सबसे पहले लिखते हैं कि इस कुंडली को, ठीक है, इस कुंडली को फास्फर ब्रॉन्ज की पत्ती के साथ, ठीक है, एक शक्तिशाली चुंबक के ध्रुवखंड नॉर्थ और साउथ के बीच लटका देते हैं। यानी कि इस कुंडली को, नेक्स्ट लाइन में मैं ये लिखने वाला हूँ कि इस कुंडली को मैंने कहाँ लटकाया? इस कुंडली को, ठीक है, फास्फर, ठीक है, ओके, फास्फर ब्रॉन्ज की पत्ती के साथ, ठीक है, फास्फर ब्रॉन्ज की पत्ती के साथ, ठीक है, शक्तिशाली, शक्तिमान वो वाला हुआ, शक्तिशाली
चुंबक, शक्तिशाली चुंबक के ध्रुवखंड, शक्तिशाली चुंबक के बेलनाकार ध्रुवखंड, ठीक है, बेलनाकार ध्रुवखंड, शक्तिशाली चुंबक के बेलनाकार ध्रुवखंड, ध्रुवखंड N तथा S, N तथा S के बीच क्या करते हैं बेटा, हम लटका देते हैं, बीच लटका देते हैं, लटका देते हैं। यानी कि इस कुंडली को फॉस्फर ब्रोंज की पत्ती के साथ शक्तिशाली चुंबक के बेलनाकार ध्रुवखंड नॉर्थ तथा साउथ के बीच लटका देते हैं। ठीक है, लटका दियो, हाँ सर लटका दियो, कोई दिक्कत नहीं है, लटका दो। अब क्या होता है कि इस पत्ती के साथ एक अवतल दर्पण जुड़ा होता है, जो पत्ती के साथ साथ जब कुंडली में धारा प्रवाहित होती है ना, तो कुंडली ऐसे हो जाती है, कुंडली ऐसे घूमना प्रारंभ कर देती है। जब कुंडली ऐसे घूमती है तो इस पत्ती में क्या होती है, एक ऐंठन उत्पन्न हो जाती है। जितना ज़्यादा घूमेगी पत्ती में उतनी ऐंठन उत्पन्न होगी। बात सही है गलत है? अरे ये ऐसे घूमेगी, जैसी कुंडली ऐसे घूमी, ऐसे करके घूमी, वैसी पत्ती में ऐंठन आ जाएगी। जब आप कुंडली घूमना बंद कर देगी तो पत्ती में से ऐंठन खत्म हो जाएगी, है ना। जितना ज़्यादा घूमेगी उतनी ज़्यादा ऐंठन उत्पन्न होगी, है ना, ये बात होती है। चलिए हमने लटका दिया, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो हमने लटका दिया। अब इस पत्ती के साथ एक अवतल दर्पण जो जुड़ा होता है, ठीक है, ये लिखो, ये भी लिखो कि इस पत्ती के साथ, इस पत्ती के साथ, ठीक है, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण जुड़ा होता है, जुड़ा होता है, जो कुंडली के साथ घूमता है, ठीक है, जो कुंडली के साथ घूमता है, ठीक है बेटे, जो कुंडली के साथ घूमता है, ठीक है, तथा विक्षेप जो होता है ना, तथा विक्षेप को, ठीक है। अब जो ये लैंप बनाओगे ना, बाहर ना एक स्केल होती है, बताऊंगा तो मैं दिखाऊंगा, देखो चित्र में जरा ध्यान से देखो, ये जो तुम्हारे पास विक्षेप है ना, तथा विक्षेप को हम क्या करते हैं, लैंप स्केल, लाइन पे ध्यान दो बेटे, लैंप स्केल दिखाई दे रही है, चित्र देखो जरा, ये वाला पहले जो चित्र मैंने स्क्रीन पे लिया है, चित्र देखो, तो इसमें ना लैंप के ऊपर एक स्केल लगा हुई है, बीच में वृत्ताकार भागेगा, तो विक्षेप को लैंप स्केल, ठीक है, लैंप स्केल अरेंजमेंट जिसको आप बोलते हो, व्यवस्था, तथा विक्षेप को लैंप स्केल व्यवस्था से मापते हैं, बाकी कुछ नहीं लिखना है, ठीक है। जैसे कुंडली घूमेगी, पत्ती में ऐंठन होगी, उसके साथ में ये हमारा अवतल दर्पण भी क्या होगा, घूमेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक क्लियर। अब जरा आगे मैं एक पॉइंट लिखवा दे रहा हूँ, ठीक है। ये निचले सिरे पर क्या होता है बेटा, ये एक स्प्रिंग लगा होता है, ये क्या है, स्प्रिंग, SPRING, ठीक है, निचले सिरे पर एक स्प्रिंग लगा होता है, और ये स्प्रिंग क्या होता है, ये स्प्रिंग क्या होता है, विक्षेपण को पुनः, यानी कि कुंडली को पुनः प्रारंभिक अवस्था में लाता है। स्प्रिंग जो होता है वो कुंडली को पुनः प्रारंभिक अवस्था में लाता है। मैं लिख दे रहा हूँ कि निचले सिरे पर ध्यान देना, निचले सिरे पर स्प्रिंग लगा होता है, स्प्रिंग लगा होता है। बस फालतू मत लिखो, इतने रहने दो, फालतू मतलब को इतने रहता। अब नेक्स्ट पॉइंट में क्या होता है, ज़रा ध्यान देना, इधर मैं टर्मिनल T1 लिख रहा हूँ, और कोई दिक्कत नहीं है, यह हमारा टर्मिनल T1 आ जाएगा, यह हमारा टर्मिनल T1, इसको भी ऐसा कर दो, यह हमारा टर्मिनल T1, ठीक है, और यहाँ पे जो है आप दे दो टर्मिनल T1 का नाम, ओके, ये टर्मिनल T2 हो जाएगा हमारा, ठीक है, ये टर्मिनल T1, ये टर्मिनल T2। टर्मिनल T1 से धारा प्रवेश करेगी और T2 से क्या होगी, धारा हमारी बाहर निकल जाएगी, ठीक है, लाइन पर ध्यान देना, ठीक है। अब मेरे पास क्या होता है, फोकस करना इस चीज़ पे, लाइन पे ध्यान देना। अब कुंडली के भीतर फोकस करें, कुंडली के भीतर, ये कुंडली देख रहे हैं आप, इसके भीतर क्या होती है, एक बेलनाकार, यानी कि नरम लोहे का या मुलायम लोहे का एक बेलनाकार टुकड़ा होता है ये, ठीक है, यानी कि इसके भीतर नरम लोहे का, इसको मैं डार्क कर दे रहा हूँ, काफ़ी मर्जी है आपकी, आप डार्क कर सकते हो, बनना तो आप ऐसे भी कर, जैसे ये है ना ऐसे भी कर सकते हो, पर मैंने डार्क कर दिया, डार्क अच्छा लगेगा, ठीक है, ये मर्जी है आप। इसको, ये बेलनाकार होती है, नरम लोहे की बनी होती है, मुलायम लोहे की है, बेलनाकार होती है, नरम लोहे की बनी होती है, ध्यान देना, इसे हम कोर कहते हैं, हिंदी में कहते हैं क्रोड़। और ये जो क्रोड़ होती है कभी भी कुंडली के संपर्क में नहीं आती है, ठीक है, ओके, इसको बोलते हैं सी मतलब क्रोड़, ठीक है, C4 क्रोड़ हो गया यहाँ पे, है ना, या कोर बोल दिया मैंने इसको, ठीक है। यानी कि कुंडली के भीतर फोकस करना, या कुंडली के अंदर बोल दो,
कुंडली के अंदर, ठीक है, नरम लोहे का या मुलायम लोहे का, ठीक है, कुंडली के भीतर नरम लोहे का एक बेलनाकार टुकड़ा होता है, एक बेलनाकार टुकड़ा होता है, एक बेलनाकार क्या होता है बेटा, टुकड़ा होता है, ठीक है, टुकड़ा होता है, एक बेलनाकार टुकड़ा होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे कोर कहते हैं या क्रोड कहते हैं, जिसे कोर कहते हैं, ठीक है। ओके ओके। और इस व्यवस्था को पता कहाँ रखते हैं हम, इस व्यवस्था को चुंबकीय बॉक्स में रखा जाता है, यानी कि बिल्कुल बंद कर देते हैं। जैसा खाना होता है ना, टिफ़िन जो होता है, टिफ़िन, उस टिफ़िन के अंदर खाना बिल्कुल पैक कर देते हैं। सेम टू सेम वही कहानी इसमें होती है कि इस जितनी भी व्यवस्था हमने बनाई है कि इस व्यवस्था को, ठीक है, चुंबकीय बॉक्स होता है हमारा, एक चुंबकीय बॉक्स के भीतर रखते हैं, चुंबकीय बॉक्स के भीतर रखते हैं। अब चुंबकीय बॉक्स के भीतर क्यों रखते हैं, इसका भी अपना एक रीज़न आता है। भाई हमने इसको चुंबकीय बॉक्स के भीतर क्यों रखा, मैंने बोला है कुंडली के अंदर एक नरम लोहे का बेलनाकार टुकड़ा होता है जिसे आप कोर कहते हो, और इस व्यवस्था को रखते हैं हम चुंबकीय बॉक्स के भीतर रखते हैं। दिखाई दे रही है। अब ये जो चुंबकीय बॉक्स के भीतर रखने का रीज़न ये होता है कि अगर वायु का झोंका आएगा तो विक्षेप पे कोई प्रभाव ना पड़े, है ना, ये हिसाब होता है। चलिए मैं लिख दे रहा हूँ, यानी कि यह बॉक्स जो होता है ना, यानी कि जिससे हमने क्या करा, क्या लिखा, इस व्यवस्था को चुंबकीय बॉक्स के भीतर अरे मैंने लिखा कहते हैं, भीतर रखते हैं, लिखो, ठीक है, मुझे पता था कहीं मिस्टेक हुई है। अब इसके बाद में ना एक पॉइंट जो मैं लिखवाने वाला हूँ वो ये लिख दो, ठीक है, यानी कि ये जो बॉक्स होता है ना वो विक्षेप को वायु के झोंकों से बचाता है ना, ठीक है, यानी कि यह बॉक्स जो हमारा विक्षेप उत्पन्न होगा जब धारा प्रवाहित होगी, यह बॉक्स विक्षेप को वायु के झोंकों से बचाता है, वायु के झोंकों से बचाता है, ठीक है, झोंकों से बचाता है, ठीक है। अच्छा, अब एक पॉइंट और बचता है हमारा, अब एक पॉइंट और बचता है, यानी कि आप बोल सकते हो बॉक्स की दीवार के सामने, जो ये बॉक्स है हमारा, इसकी दीवार के ठीक सामने एक वृत्ताकार खिड़की होती है जहाँ से प्रकाश डाला जाता है और ये देखा जाता है कितना विक्षेप हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। चलिए इस लाइन को भी लिखता हूँ मैं, बॉक्स की दीवार के सामने, बॉक्स की दीवार के सामने, ठीक है, ये चित्र में दिखाई दे रहा होगा आपके, बॉक्स की दीवार के सामने एक क्या लगा होता है, एक वृत्ताकार खिड़की होती है, बॉक्स की दीवार के सामने एक वृत्ताकार खिड़की होती है, ठीक है सर, वृत्ताकार खिड़की होती है, ठीक है, जिससे प्रकाश डाला जाता है, जिससे क्या होता है बेटे, जिससे प्रकाश डाला जाता है, ठीक है, जिससे प्रकाश डाला जाता है, ओके, एम राइट, ओके, जिससे प्रकाश डाला जाता है, ठीक है, जिससे प्रकाश डाला जाता है, जिससे प्रकाश डाला जाता है, बस इतनी बहुत है, इससे ज़्यादा मत करो, काफ़ी लैंग्वेज है। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें जो ये क्या बोलते हैं, दृढ़ता गुणांक जो होता है वो कम होता है और जड़त्व अघूर्ण अधिक होता है। कुंडली का दृढ़ता गुणांक, ठीक है, कुंडली का दृढ़ता गुणांक अधिक, कुंडली का दृढ़ता गुणांक कैसा होता है बेटा, अधिक, ठीक है, तथा जड़त्व अघूर्ण कैसा होता है, कम होता है। जड़त्व अघूर्ण कैसा होता है बेटा, ये यार गलत हो गया, कुंडली का दृढ़ता गुणांक कम होता है, ठीक है, तथा जड़त्व अघूर्ण कैसा होता है हमारा, अधिक होता है। अघूर्ण कैसा होता है बेटा, अधिक होता है, ये लाइन पे ध्यान देना, अधिक होता है, यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होता है, ठीक है। चलिए बस इतनी बहुत है, रचना बहुत है, इतनी पूरी करवा दी मैंने, और भी अभी बहुत सी रचना है पर लिखने की जरूरत नहीं है। टर्मिनल T1 से धारा प्रवेश करती है, T2 से निर्गत हो जाती है, ये भी चलो लिख दो, मन कर रहा तो। टर्मिनल T1 से धारा, ठीक है, टर्मिनल T1 से धारा, हटाओ ऊपर लिख दे रहा हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि हम रिस्क नहीं ले सकते, क्या पता नहीं दिख रहा हो, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। टर्मिनल T1 से धारा कुंडली में प्रवेश करती है, कुंडली में क्या करती है बेटे, कुंडली में प्रवेश करती है तथा T2 से क्या हो जाती है, T2 से निर्गत हो जाती है, T2 से निर्गत हो जाती है, एम राइट, बोलो राइट, ओके ओके। कुंडली में धारा कुंडली में प्रवेश करती है, टर्मिनल T1 से धारा कुंडली में प्रवेश करती है, T2 से क्या हो जाती है बेटा, निर्गत हो जाती है, ठीक है, ओके, T2 से निर्गत हो गई। अब इसमें एक लाइन और चाहो तो वो भी लिख सकते हो कि इस कोर का काम क्या है। ये जो क्रोड होती है और जो तुम्हारे पास ये शक्तिशाली ध्रुवखंड होते हैं बेलनाकार, ये चुंबकीय क्षेत्र को त्रिज्यीय बनाते हैं।
आप ये लाइन भी लिख सकते हो, वरना लिखने की जरूरत है नहीं, क्रियाविधि पढ़ते हैं सीधे डायरेक्टली। जल्दी फास्टली यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? कर दूँ मैं इसको इरेज, पूरे को कर दूँ? ठीक है, इसके नीचे नाम लिख लियो, मूविंग कॉइल वेलेस्टिक गैल्वेनोमीटर। ओके, डायग्राम हमारा पूरा हो गया। चारे हो तो इसको दे देना मैग्नेट, ठीक है, क्या बेटा ये मैग्नेट बोल देना इसको, मैग्नेट, ठीक है। और दिस वन इज कोर, ठीक है, ये क्या है, कोर, ठीक है। समझ गए होगे इस चीज़ को। डायग्राम बनाओ बढ़िया करके, पूरा डायग्राम बन गया, इससे ज़्यादा डायग्राम में कुछ नहीं है। बना लिया? स्क्रीनशॉट ले लिया? कर दें इरेज? ठीक है सर, ओके, हटाओ, करो इसका भी जय हिंद जय भारत। तो इस तरह से आप इसकी रचना कर सकते हो, सिंपल सी रचना, बिल्कुल छोटी सी रचना। चलिए अब आगे पढ़ाते हैं। इसकी जो कार्यविधि है वो क्या कहती है, हमें हमसे कार्यविधि क्या कहना चाह रही है, ठीक है। ओके ओके ओके, ज़्यादा बड़ी नहीं है, छोटी सी है, बहुत सिंपल सा डेरिवेशन है, बस समझना है आपको, ठीक है। कार्यविधि यानी कि वर्किंग प्रिंसिपल, कार्यविधि मतलब वर्किंग प्रिंसिपल, ठीक है। ओके, देखो सबसे पहले जब कुंडली में धारा प्रवाहित की जाती है तो कुंडली पर बल अगुण कार्य करता है, ये तो सिद्धांत है। ये लाइन पहले लिखो, ये लाइन पहले लिखो कि जब कुंडली में, ठीक है, जब कुंडली में धारा प्रवाहित की जाती है, अब राइट, जब कुंडली में धारा प्रवाहित की जाती है, ये पहली लाइन लिख लो, धारा प्रवाहित की जाती है, जब कुंडली में धारा प्रवाहित की जाती है। तो जब कुंडली में आप धारा प्रवाहित करोगे तो क्या होगा, जब कुंडली में धारा प्रवाहित की जाती है तो कुंडली पर, सारा काम कुंडली का है इसमें, तो कुंडली पर बल अगुण कार्य करता है, ठीक है। अब इस बल अगुण का मान क्या होता है, बल अगुण कार्य करता है, कुंडली पर बल अगुण कार्य करता है, ठीक है, हम राइट, कार्य करता है, भाई समझ गए, बल अगुण कार्य करता है। इस बल अगुण का फॉर्मूला आपने पढ़ा है, टो बराबर NIAB साइन थीटा। वट, कुंडली का जो तल होता है वो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होता है, साइन 90 का मान कितना हो जाता है, 1 हो जाता है, तो बचता खाली हमारा NIAB, यानी कि जो डिफ्लेक्शन टॉर्क यहाँ पर होगा, डिफ्लेक्शन टॉर्क जो हमारा यहाँ आएगा, ठीक है, विक्षेपक बल अगुण जो कि कुंडली को घुमाएगा, ठीक है, डिफ्लेक्शन टॉर्क कहलाएगा। तो ये जो डिफ्लेक्शन टॉर्क टो होगा ना हमारा, टो, ठीक है, डिफ्लेक्शन टॉर्क जो हमारे पास टो होगा, ये इसका फॉर्मूला होगा NIAB, जहाँ N क्या है, नम यानी कि फेरों की संख्या है, I कुंडली में प्रवाहित धारा, एक कुंडली का क्षेत्रफल है, और B क्या हमारे पास चुंबकीय क्षेत्र है। लिख लो नीचे, ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, बच्चे नहीं हो, बड़े हो, BSc में पढ़ ले हो। N क्या है, कुंडली में फेरों की संख्या, I क्या है, कुंडली में प्रवाहित धारा, और मेरे दोस्तों A क्या है, कुंडली का क्षेत्रफल, और B क्या है तुम्हारे पास मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। ओके, अब क्या करना है मुझे क्या करना है, क्योंकि हमारी जो डेफिनेशन थी वो क्या थी कि सूक्ष्म समय अंतराल में आवेश की मात्रा को क्या करता है, ये मापता है, तो हमें मानना पड़ेगा माना विद्युत धारा I जो है वो सूक्ष्म समय अंतराल dt में प्रवाहित होती है, ठीक है। ओके, मान लेते हैं माना विद्युत धारा, ठीक है, माना विद्युत धारा, ठीक है, माना विद्युत धारा, ठीक है, शॉर्ट SHORT, शॉर्ट टाइम इन्वर्टर, ओ शॉर्ट टाइम इंटरवल, ठीक है, इंटरवल क्या बोलते हैं इसको, DT, शॉर्ट टाइम इंटरवल DT में प्रवाहित हो तो दोनों पक्षों में DT से मल्टीप्लाई कर दो, तो टो इंटू DT और NIAV इंटू DT, दोनों पक्षों में मैंने DT से मल्टीप्लाई कर दिया, राइट। चलिए अब एक चीज़ और देखता हूँ, विद्युत धारा, यदि बड़ा करो इसको, ये तो छोटा है, यदि विद्युत धारा, ठीक है, यदि विद्युत धारा T समय में प्रवाहित, तो बड़ा कर दिया मैंने, ये DT सूक्ष्म समय अंतराल है, इसको मैंने बड़ा कर दिया। यदि विद्युत धारा T समय में प्रवाहित हो तो मेरे दोस्तों क्या होने वाला है, तो बेटे समाकलन आ जाएगा बड़ा करने के लिए, 0 से T और टो इंटू DT, ठीक है, फिर इधर NAV मैंने बहाल लिया, फिर 0 से T, ठीक है, ये आ जाएगा मेरे पास I इंटू DT। अब यहाँ बड़ा मामला पेचीदा, यहाँ मेन पॉइंट है, यहाँ रुक जाना कुछ समय के लिए, सांस ले लो, पहले सांस ले लो, ले ली सांस, ठीक है। अब सांस जब ले लिया आपने तो अब जरा थोड़ा ध्यान देना, देखो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है कि यार विद्युत धारा I बराबर होता है dQ/dt, ठीक है, सूक्ष्म के लिए है ना, तो dQ कितना हो गया हमारा I इंटू DT।
अब आई इंटू डी टी की जगह क्या लगा दोगे आप, डी क्यू लगा दोगे, और समाकलन जो है वो डी क्यू खा जाएगा, क्या कर देगा, क्यों कर देगा खाली। मेरी बात गलत है, सही है, तुम खुद बताओ यार, तुम खुद सोचो, तुम बीएससी थर्ड सेमेस्टर में पढ़ लो, बीएससी सेकेंड ईयर में पढ़ लो, ये जो डी क्यू है आई इंटू डी टी की जगह मैं क्या रख दूंगा, डी क्यू रख दूंगा, और समाकलन क्या करेगा, डी क्यू खा जाएगा, क्या छोड़ेगा, क्यू छोड़ेगा खाली, ठीक है, क्योंकि जब इसका करोगे आप तो खाली मेरे पास क्या आ जाएगा, क्यू आ जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ तो मैंने सीख लिया क्यू है, पर ये सर ये क्या बवाल है, अबे ये भी बहुत बढ़िया बवाल है। देखो बल अघूर्ण और एंगुलर मोमेंटम, यानी कि टॉर्क, रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम, तो टो इक्वल टू हमारा होता है डी एल अपॉन डी टी, ठीक है। अब ये क्या है, ये जो dl होता है ये होता है कोणीय संवेग। अच्छा कोणीय संवेग होता है, अब ये भाग वाला मैं गुणा में लिखा हूँ तो मेरे पास dl टो इंटू डी टी हो जाएगा, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, बड़ा करूँ तो बेटा, बड़ा करूँ तो ये d हट जाएगा मेरे पास, ये भी d, तो कहने का मतलब ये है कि टो इंटू डी टी की जगह, टो इंटू डी टी की जगह आप क्या लगा सकते हो, आप dl लगा सकते हो, और समाकलन d को खा जाएगा, क्या छोड़ेगा हमारा, l छोड़ेगा, ठीक है। तो बेटा इधर मैं l लिख लूँगा, और l क्या है मेरे पास, कोणीय संवेग है ये, ठीक है। क्या बेटा, ये कोणीय संवेग है, ठीक है, लाइन पे ध्यान देना, ये कुंडली का कोणीय संवेग है। किस केस में, डिफ्लेक्शन के केस में, ठीक है, डिफ्लेक्शन के केस में ये क्या, कोणीय संवेग L बराबर मेरे पास कितना जाएगा, एन ए बी, और इंटू मेरे पास क्या आ जाएगा, Q आ जाएगा, ठीक है। L इक्वल टू एन ए बी इंटू क्यू, समीकरण नंबर मेरे पास कितनी आ गई, 1 आ गई। जहां आप लिख सकते हो, इसकी जगह L लगाया मैंने, और इसकी जगह मैंने क्या लगाया, Q, और ये साइड में कहीं ना कहीं आप लिख लेना कि I इंटू डी टी की जगह डी क्यू आया, समाकलन डी खा गया, ऐसी टो इंटू डी टी की जगह डी एल आ गया, समाकलन डी खा गया, खाली L क्या है, कोणीय संवेग है। एम राइट, समझ में आ गया, क्लियर। चलिए यहाँ तक क्लियर समझ में आ गया, साइड में कहीं कोने में लिख लो, कभी आगे दिमाग घूमता रहे आपका। अब मैं मानता हूँ कुंडली का कोणीय वेग कितना है, ओमेगा है, और कुंडली का जड़त्व आघूर्ण कितना है, मेरे पास आई है, ठीक है, ये मैं मानना पड़ेगा, ठीक है। तो डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं कुंडली का, शॉर्ट में मानो मत, ऊपर मान रखा, कितनी बार मानोगे यार, क्या मानते रहोगे क्या। कुंडली का कोणीय वेग, ध्यान देना, कुंडली का कोणीय वेग, सब घूमने का वाला हिसाब है ये कुंडली। अभी पत्ती के बारे में हमने कोई डिस्कस नहीं करा, सिर्फ हम चल रहे हैं कुंडली के बारे में ओनली। तो कुंडली का कोणीय वेग कितना हो बेटा, ओमेगा, तथा कुंडली का कोणीय वेग ओमेगा, तथा जड़त्व आघूर्ण आई हो तो, यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जड़त्व आघूर्ण कितना हो, आई हो तो कुंडली का जो कोणीय संवेग आएगा वो L बराबर किसके आएगा, आई ओमेगा के। इक्वेशन नंबर 2। अब देखो समीकरण 1 और 2 की क्या कर दोगे, तुलना कर दो आप, ठीक है, यानी कि कंपेयरिंग सम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, देन वी गेट समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड की तुलना करने पर, ठीक है। अब ये दोनों आपस में बराबर हैं, तो ये दोनों आपस में कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। यार ये स्क्रीनशॉट तो मैं ये इरेज करूँगा, ये कर दूँ इसको इरेज। अब ध्यान देना, हम बात करेंगे पत्ती की, अपने दिमाग में फंसा लो, देखते रहो, मैं सिर्फ बताऊँगा कि पत्ती में ऐंठन उत्पन्न हो गई, पत्ती में मरोड़ उत्पन्न हो गई, ठीक है। ओके, जगह नहीं है इतनी, इसलिए मैंने इसको चित्र को इरेज कर दिया है। चलिए अब देखो दोनों की तुलना कर दी मैंने, तो ये जो बराबर होगा वो बराबर हो जाएगा NAB, ठीक है, NAV इंटू क्यू इक्वल टू मेरे पास कितना आएगा, आई ओमेगा। इक्वेशन नंबर 3, ठीक है, इक्वेशन नंबर 3। और हाँ एक चीज़ और है, ये मैंने बताया नहीं क्यू क्या चीज़ है, तो क्यू साइड में कहीं लिख लो, नीचे को लिख लो, जहाँ क्यू जो है वो कुंडली से गुजरने वाला कुल आवेश है, जहाँ क्यू क्या है, कुंडली से गुजरने वाला कुल आवेश है, यहाँ पे लिख लो जहाँ क्यू क्या है, कुंडली से गुजरने वाला कुल आवेश है, ठीक है। चलिए इक्वेशन नंबर 3 हो गई। अब जो पॉइंट मैं बता रहा हूँ ना, उस पर ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है यार, यानी कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है जब घूमेगी तो मोशन करेगी, गतिज ऊर्जा के पास होगी, तो काइनेटिक एनर्जी, ध्यान देना, काइनेटिक जो मेरे पास एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी के जो होती है, ठीक है, वो कुंडली को थीटा कोण पर विक्षेपित करती है, थीटा कोण पर क्या करती है, विक्षेपित करती है, ठीक है, थीटा कोण पर विक्षेपित करती है, एम राइट।
ओके सर, ओके। यानी कि काइनेटिक एनर्जी के जो होती है वो कुंडली को थीटा कोण पर क्या करती है, विक्षेपित करती है। डरो मत, घबराओ मत, मैं आपके साथ हूँ। सही है सर, थीटा कोण पर विक्षेपित करती है, ठीक है, थीटा कोण पर विक्षेपित करती है। और ये जो विक्षेपण होता है, ये जो विक्षेपण होता है, ये जो विक्षेपण होता है, ठीक है, ये जो विक्षेपण होता है वो पत्ती द्वारा, ध्यान देना, ये जो विक्षेपण होता है वो स्प्रिंग जो मैंने लगाया, ये विक्षेपण स्प्रिंग द्वारा, स्प्रिंग का काम ही यही है जो मैंने शुरू में बताया तुम्हें, ये विक्षेपण स्प्रिंग द्वारा पुनः स्थापित कर देता है, पुनः स्थापित हो जाता है, ऐसे लिख लो, हो जाता है, ठीक है। लाइन पे ध्यान देना, काइनेटिक एनर्जी कुंडली को थीटा कोण पर विक्षेपित करती है, ये विक्षेपण स्प्रिंग द्वारा पुनः स्थापित हो जाता है, जैसे को तैसा, हिला फिर पहले जैसा हो गया। इसका मतलब है यहाँ पे होता है रिसोल्टिंग फोर्स, रिसोल्टिंग मतलब होता है प्रत्यनयन बल गुण, रिसोल्टिंग फोर्स, और ये यानी कि रिसोल्टिंग टॉर्क, आई एम सॉरी, रिसोल्टिंग टॉर्क होता है ये हमारा TORQE। रिसोल्टिंग टॉर्क का मतलब होता है प्रत्यनयन बल अगुण जो कि पत्ती के अंदर उत्पन्न होगा। जितना कुंडली घूमेगी, जितना कुंडली पर बल अगुण काम करेगा उतना ही प्रत्यनयन बल अगुण जो है पत्ती में उत्पन्न होगा, होगा नहीं होगा। अरे कपड़े को मरोड़ो आपसे करके, ये मान लो मेरे पास ये कपड़ा है, आप जब कपड़े धोकर तार पे डालते हो तो ये कपड़ा जब ऐसे मरोड़ोगे, ठीक है, ऐसे करके जितना आप बल अगुण लगाओगे उतना तुम्हारे पास क्या होगा, कपड़े में मरोड़ उत्पन्न होगी। जब छोड़ दोगे तो फिर से वो अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाएगा। यानी कि कपड़े के अंदर भी एक ऐसा प्रत्यनयन बल अगुण काम कर रहा है जो आपके विक्षेपक बल अगुण का विरोध कर रहा है, बस वो वाला हिसाब होता है। तो रिसोल्टिंग टॉर्क जो है ना, ये हमारा कितना होता है भाई, 1/2 C थीटा स्क्वायर। यहाँ पे थीटा जो है वो घूर्णन कोण है, लिख लो, और जो C है वो है तुम्हारे पास दृढ़ता गुणांक। C क्या है यहाँ, दृढ़ता गुणांक है, या पत्ती में ऐठन बोल सकते हो। और जो थीटा होता है, C को आप पत्ती में ऐठन भी बोल सकते हो या दृढ़ता गुणांक भी बोल सकते हो। थीटा जो होता है वो हमारा घूर्णन कोण होता है। चलिए, और दूसरा आता है मेरे पास काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है सर, काइनेटिक एनर्जी। भाई ये काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी, वो आएगी 1/2 I ओमेगा स्क्वायर, 1/2 I ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। ध्यान देना, अब एक पॉइंट और है, ये जो रिसोल्टिंग टॉर्क होता है ना, ध्यान दो बेटा से करके जरा, रिसोल्टिंग टॉर्क जो होता है यानी कि प्रत्यनयन बल गुण, ये जो रिसोल्टिंग टॉर्क होता है हमारा, ठीक है, ये जो रिसोल्टिंग टॉर्क होता है वो विक्षेपण यानी कि डिफ्लेक्शन बोलते हैं इसको, विक्षेपण के बराबर होता है, विक्षेपण के कैसा होता है, बराबर होता है, ठीक है, बराबर होता है, ये शर्त है, बिल्कुल राइट है, जितना भी विक्षेप होगा उसके बराबर होता है, तब ठीक है, 1/2 C थीटा स्क्वायर, और ये तुम्हारे पास क्या, काइनेटिक एनर्जी के, ये बराबर हो जाएगा 1/2 I ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, ओके सर, 1/2, ठीक है, 1/2 C थीटा स्क्वायर बराबर 1/2 I ओमेगा स्क्वायर। 2 से 2 क्या होगा हमारा, कट जाएगा भाई, 2 से 2 क्या होगा हमारा, कट जाएगा, क्या बचेगा, C थीटा स्क्वायर इक्वल टू बचेगा हमारा I ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। इक्वेशन नंबर मेरे पास कौन सी हो गई, सेकंड, थर्ड के बाद कौन सी इक्वेशन है मेरे पास, ये वाली फोर्थ हो गई। अच्छा यार, इसमें एक इक्वेशन की भी कमी पड़ रही है, देखते हैं कौन सी इक्वेशन कम पड़ रही है हमारी, कौन सी कम पड़ रही है। ये तो हमारा इतना हो गया, C थीटा स्क्वायर इक्वल टू I ओमेगा स्क्वायर, ओके 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 ओके। हाँ, अब जो है कहानी फिर से अब अगेन, इतना तो तुम समझ गए, इक्वेशन नंबर 4 हो गई। अब देखो, अब आपको पता होना चाहिए कि यार जो मेरे पास है कुंडली है, कुंडली का आवर्ती दोलन कितना होगा, यानी कि आवर्तकाल, कुंडली का आवर्ती दोलन, इसको बोलते हैं आप आवर्तकाल, कुंडली का आवर्ती दोलन, ठीक है, ओके। कुंडली का आवर्ती दोलन फॉर्मूला लगा दूं मैं, पहले जरा यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी फास्टली ले लिया, ठीक है, करते हैं इसको इरेज, ठीक है, ओके 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 सर, ठीक है। चलिए, कुंडली का आवर्ती दोलन करो बेटा जरा, कितना आगा मेरे पास, फॉर्मूला हम जानते हैं T बराबर 2 पाई, ठीक है, √I/C, ठीक है, दोनों पक्षों का वर्ग कर दो, घबराओ मत, ये तो आवर्ती दोलन है यानी कि आवर्तकाल होता है कुंडली का, दोनों पक्षों का वर्ग कर दो, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है। चलिए सर, वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो यार ये क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, T का स्क्वायर 4 पाई का स्क्वायर, और रूट से स्क्वायर हट जाएगा, खाली बचेगा I/C, ठीक है। अच्छा, ये गुणा वाला काय में आ जाएगा, भाग में, जो भाग वाला है वो गुणा में, तो बेटा ये पहुंचेगा CT स्क्वायर अपोन में कितना आ जाएगा, 4 पाई स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा मेरे पास I, ठीक है। तो इतना हो गया हमारा CT स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर
इक्वल टू हमारा आई हो गया। अभी मैंने कुछ नहीं करा, ठीक है, मैंने कुछ करा, कुछ नहीं करा। अब देखो इक्वेशन नंबर ये कौन सी हो गई मेरे पास, 5th हो गई। अब समीकरण 4 और 5 की मल्टीप्लाई कर दो, आपस में गुणा कर दो, ठीक है, यानी कि आप लिख लो यहाँ पे समीकरण, ठीक है, 4 तथा 5 की गुणा करने पर, ठीक है, की गुणा करने पर करो बेटा, ज़रा जल्दी गुणा कर दो। गुणा करने पर देखो ज़रा मैं गुणा कैसे करूँ, जल्दी करो, फास्टली कर दें। तो जैसे देखो इसकी गुणा, ध्यान देना, इसकी गुणा जब मैं इससे करूँगा ना, इसकी गुणा जब मैं इससे करूँगा तो ये मेरे पास सी स्क्वायर हो जाएगा, थीटा स्क्वायर हो जाएगा और टी स्क्वायर हो जाएगा, है ना। सी की गुणा सी से करोगे तो, और अपोन में ये ऐसे का ऐसे रहेगा 4 पाई स्क्वायर, फिर इक्वल टू आई की गुणा मैं करूँगा आई ओमेगा स्क्वायर से, तो ये हो जाएगा हमारा आई स्क्वायर, और फिर कितना जाएगा मेरे पास ओमेगा स्क्वायर, है ना। आप क्या करोगे, इसको ऐसे कर लो, सी क्यू हटाओ, थीटा लगाओ बेटा, ये थीटा है ये, ठीक है, सब में क्यू बन गया, ये यहाँ भी थीटा लगेगा, ये सब में क्या है, थीटा है ये, ओके ओके, यहाँ तो नहीं है, कहीं नहीं है, यहाँ पे थीटा है ये, ठीक है, सब में थीटा करना। सी थीटा टी अपोन में कितना आएगा 4 पाई स्क्वायर, यानी कि इसको 2 पाई करो, ऐसा करके 2 पाई, ओके, 2 पाई का होल स्क्वायर, ऐसे ये वाला आई ओमेगा का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर से स्क्वायर हमारा क्या हो गया, कट गया, मेरे पास सिर्फ कितना बचा, सी थीटा टी, ठीक है, अपोन में कितना का मेरे पास 2 पाई, इक्वल टू मेरे पास कितना का खाली आई ओमेगा, इतना आ गया। अब जो आई ओमेगा मैंने निकाला है, अब समीकरण 3 चेक करो, समीकरण 3 में आई ओमेगा किसके बराबर है, एन ए वी क्यू के बराबर है, तो यहाँ डायरेक्टली लिख दो समीकरण 3 से, ठीक है, समीकरण 3 से, ठीक है। तो समीकरण 3 से यानी कि इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, ठीक है, एन ए वी क्यू याद कर लो, समीकरण 3 से एन ए वी क्यू में आई ओमेगा का मान यहाँ रखने वाला हूँ, ठीक है। चलो जल्दी फास्टली रख दो। तो सी थीटा टी अपोन कितना है मेरे पास 2 पाई, ओके सर, ओके ओके, आई ओमेगा का मान है एन ए वी क्यू, और मैंने बता दिया क्यू क्या है, कुंडली में प्रवाहित कुल आवेश, है ना। अब हमें निकालना है क्यू का मान, तो जितना भी ये गुणा वाला सब इधर काय में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा, ठीक है। तो या करके लिख लो आप क्यू इक्वल टू सी थीटा टी अपोन कितना आ गया यहाँ पे 2 पाई एन ए बी, ठीक है, एन ए बी इतना आ गया, यानी कि आप इसको लिख सकते हो क्यू सी टी अपोन कितना आ जाएगा 2 पाई एन ए बी, और इंटू मेरे पास क्या आगा, इंटू मेरे पास आ जाएगा थीटा, ठीक है, ये है ना। और ये सब क्या है, कोस्टेंट है कुंडली के लिए, क्यू इक्वल टू ये सब क्या है बेटे, ये सब जितना भी है ना, ये सब कोस्टेंट है, इसको बोलेंगे के, और ये आ जाएगा थीटा, जहाँ के जो है ना, जहाँ के का मान मैंने क्या लिया है, सी टी क्या है तुम्हारे पास, आवर्तकाल 2 पाई एन क्या है, फेरों की संख्या, कुंडली का क्षेत्रफल, चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, क्या है कुंडली के लिए, कुंडली के लिए क्या है, ये नियतांक है, कुंडली के लिए एक नियतांक है, ठीक है, क्या बेटा ये एक नियतांक है। जब ये नियतांक है तो जैसे ही आप के का मान हटाओगे तुरंत मेरे पास क्या आ गया, समानुपाती है, ये आ गया मेरे पास थीटा, ठीक है, ओके, ये आ गया मेरे पास थीटा। और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था कि कुंडली में जो उत्पन्न विक्षेप होता है, कुंडली में उत्पन्न विक्षेप, ठीक है, कुंडली में उत्पन्न विक्षेप जो आता है, कुंडली में उत्पन्न विक्षेप, कुंडली में उत्पन्न जो विक्षेप होता है हमारा, ठीक है, वो प्रवाहित आवेश के कैसा होता है, समानुपाती होता है, प्रवाहित आवेश के समानुपाती होता है, राइट, ओके सर, समानुपाती होता है। तो इस तरह से हमने इस लेक्चर में, ठीक है, मूविंग कॉइल वेलेस्टिक गैल्वेनोमीटर की रचना, कार्यविधि, सिद्धांत सब कुछ पढ़ लिया। अब आपको बार बार प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। 2 से 3 बार इसको लिख लिख के याद करो, कहीं बाहर से किसी भी नोट्स की आपको ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको यही, आपके लिए यही नोट्स हैं, यही पढ़ना सब कुछ। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक्स।